जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 5, हमारे एजी 900 फंडामेंटल्स का पांचवा चैप्टर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे एज्योर कंप्यूट सर्विसेज के बारे में। ठीक है जी। हमने स्टार्ट किया अपने पहले चैप्टर्स में, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर एज्योर के बारे में कि एज्योर क्या होता है, और उसके बाद फिर एज्योर का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद एज्योर का मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर हमने देखी लैब में एज्योर पोर्टल, उसको एक्सप्लोर किया किस तरह दिखता है और किस तरह हम एक फ्री अकाउंट पे यानी फ्री अकाउंट को यूज करते हुए एज्योर पे साइन अप कर सकते हैं। आज का ये चैप्टर हमारा एज्योर की कंप्यूटिंग सर्विसेज से है, क्योंकि ये देखें ये फंडामेंटल्स कोर्स है। तो हमें एज्योर की तकरीबन सारी सर्विसेज का जो मेजर की सर्विसेज हैं उन सब का आइडिया जरूर होना चाहिए। तो उसमें जिनसे ज्यादा हमारा पाला पड़ता है या वास्ता पड़ता है वो है कंप्यूट सर्विसेज। ठीक है। तो एज्योर की कंप्यूट सर्विसेज के बारे में ये पूरी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशनल वीडियो है। तो शुरू करने से पहले डेवऑप्स मौलवी हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं एज्योर की कंप्यूट सर्विसेज के बारे में। तो आज की हेडलाइन इस चैप्टर की एज्योर ऑफर्स 3 मेजर कंप्यूट सर्विसेज इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स एंड एज्योर फंक्शंस। इन तीनों को मैंने सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये 3 मेजर कंप्यूट सर्विसेज हैं जो कि एज्योर ऑफर करता है। वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स यानी डॉकर कंटेनर्स अगर आप क्लाउड पर रन करना चाहते हैं, और एज्योर फंक्शंस यानी अगर आप सर्वरलेस की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग की तरफ, तो उसमें आ गया एज्योर फंक्शंस। और वर्चुअल मशीन्स का तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अब आइडिया है ही। तो ये 3 मेजर कंप्यूट सर्विसेज हैं जो कि एज्योर ऑफर करता है। वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स और एज्योर फंक्शंस। वर्चुअल मशीन्स तो नॉर्मली जिस तरह हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं क्लाउड में। कंटेनर्स, अगर हम कंटेनर्स जैसे डॉकर कंटेनर्स उनको क्लाउड पे चलाएं तो एज्योर कंटेनर सर्विस भी है, एज्योर कुबरनेटिस सर्विस भी है। और इसके बाद अगर आप सर्वलेस की तरफ जाना चाहते हैं, सर्वरलेस, तो उसके लिए है एज्योर फंक्शंस। तो ये 3 मेजर कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं जो कि एज्योर ऑफर करता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन्स से, कि वर्चुअल मशीन्स ये एक सर्विस है। एज्योर पोर्टल पे आप वर्चुअल मशीन्स लिखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, जिसकी मदद से आप क्लाउड पे या एज्योर पे वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल मशीन जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक है। जैसे लिंक्डइन पे मीम भी है कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये क्लाउड से मुराद ये किसी न किसी सर्वर पर ही चल रही होगी। तो एज्योर की जो वर्चुअल मशीन कंप्यूटिंग सर्विस है, ये इससे हम वर्चुअल मशीन्स क्लाउड पे रन कर सकते हैं। पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सकते हैं। 1000 वर्चुअल मशीन्स अप टू 2000 वर्चुअल मशीन भी हम चला सकते हैं, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। We can create or use an already created image to rapidly provision virtual machines। या जैसे स्नैपशॉट है, या एक पहले टेम्पलेट आप बना लें। मिसाल के तौर पर मेरी एक नोड की एप्लीकेशन है और उसमें मैं चाहता हूं कि सारे नोड के प्री रेक्विजिट्स हों, इंजनएक्स भी हो, लाइब्रेरीज हों, सारी डिपेंडेंसीज और इन्वायरमेंट्स वगैरह उस हिसाब से सेट हो, तो मैं एक टेम्पलेट बना लूंगा, ठीक है, एक इमेज बना लूंगा। और उस इमेज से मैं 10, 20, 30 जितनी मर्जी वर्चुअल मशीन्स बनाना चाहूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। टेम्पलेट एक नमूना है, ठीक है, इमेज एक नमूना है, एक सैंपल है, उस सैंपल से हम आगे मजीद वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। वी कैन रन सिंगल वीएम्स फॉर माइनर टास्क। अगर आपका ज्यादा लोड नहीं है, ठीक है, तो आप एक वर्चुअल मशीन बना ले, 2 बना ले, ठीक है। And we can group virtual machines together to provide high availability, scalability and redundancy। और जिस वक्त हम बात करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की, तो हम वर्चुअल मशीन्स को ग्रुप्स में भी यानी स्पिन अप कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि जिस वक्त मेरा पीक टाइम हो, और नॉर्मली मेरे पास वर्चुअल मशीन्स 10-15 चल रही हैं, 15 चल रही हैं, ठीक है, और जिस वक्त पीक टाइम हो यानी सेल्स का या कोई सीजन है,
तो उस वक्त 30-40 स्केलेबिलिटी यानी 30 की लिमिट से डबल हो जाए, तो इस तरह वर्चुअल मशीन्स खुद ब खुद स्केल अप हो जाए और जिस वक्त पीक टाइम मेरा ख़त्म हो वो मुझे खुद बताना होगा कि ये मेरा पीक टाइम है इस वक्त। जितनी भी स्केलेबिलिटी यानी स्केलेबिलिटी जितनी ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स लोड को बर्दाश्त कर सकें वो स्पिन अप हो जाएं, जिस वक्त मेरा पीक टाइम ख़त्म हो तो वो सारी वीएम्स ऑफ हो जाएं या डिलीट हो जाएं या रिमूव हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास ये स्केलेबिलिटी है, रिडंडेंसी है, ताकि किसी किस्म का भी डाउन टाइम मेरे कस्टमर्स को फेस न करना पड़े। स्लोनेस, स्लगिश इस तरह का यानी एनवायरनमेंट, इस तरह की वेबसाइट ना हो मेरी कि पीक टाइम में यानी एक रेवेन्यू लॉस है। तो इस तरह हम वर्चुअल मशीन्स को एक ग्रुप की सूरत में भी क्रिएट कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं वो आगे स्केल सेट्स हमारे पास आएंगे, जिसमें हाँ ये आगे वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो है कि हमने देखा कि छोटे मोटे टास्क के लिए हम एक एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, 2 बना लें, 3 बना लें। लेकिन जिस वक्त प्रोडक्शन लेवल की बात आ जाती है तो उसमें हमारी 100, 200, 300, 400 वीएम्स इतनी भी हो सकती हैं। तो उन वीएम्स को क्या मैं अलग-अलग बनाऊंगा? क्या ख्याल है आपका? यानी बनाने बैठ जाऊं कि मेरी पहली वीएम बन गई अब दूसरी बन गई। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या ख्याल है इस तरह? ये तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स, और इसकी बदौलत हम सैकड़ों वर्चुअल मशीन्स ऐसे मिनटों में बना सकते हैं। ठीक है। एक तो हो गया काम कि हम छोटे मोटे कामों के लिए छोटी मोटी वर्चुअल मशीन्स बना लें अलग-अलग। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए मुझे ज्यादा वर्चुअल मशीन्स चाहिए, तो मुझे कोई ऐसी यानी ऐसा जुगाड़ या ऐसा तरीका अपनाना होगा कि मैं इतनी ज्यादा वर्चुअल मशीन्स जल्द अज जल्द बना लूं। तो वो है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स are used to create and manage a group of identical load balanced VMs। वो सारी वर्चुअल मशीन्स एक जैसी होंगी। अगर 8 जीबी में सेलेक्ट करता हूं तो 100 की 100 वर्चुअल मशीन्स 8 जीबी वाली होंगी। फिर उनमें आपस में लोड बैलेंसिंग भी होगी। अगर वर्चुअल मशीन ए वो अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, वो ज्यादा ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक दूसरी पर चली जाए, बी पर, फिर इसी तरह सी पर, फिर इसी तरह डी पर। ठीक है। लोड बैलेंसिंग से मुराद कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो ट्रैफिक की। Azure automates the process of provisioning identical VMs। बजाय आप क्लिक करें एक VM बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, नहीं भाई, अब ऑटोमेशन वाला दौर है। Azure जो है वो खुद ऑटोमेट करता जाएगा, आपकी वर्चुअल मशीन्स खुद ब खुद बनती जाएंगी। Scale sets centrally manage, configure and update a large number of virtual machines in minutes। मैंने आपको कहा है 2000 वर्चुअल मशीन्स आप यानी 2000 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप स्केल सेट से बना सकते हैं, जिसको वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स कहते हैं। खुद सोचें अगर 2000 वर्चुअल मशीन में आपको कहूं कि आप मुझे बना कर दें अलग-अलग, तो कितना टाइम लग जाएगा? तो क्या बात है भाई, कितनी जबरदस्त चीज है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स कि आप हंड्रेड्स ऑफ वीएम्स ऐसे बना सकते हैं, और ये सारा काम ऑटोमेटिक है। और ऐसे नहीं है कि एक वीएम पे 8 जीबी बन गई, दूसरी पे 16, तीसरी पे 32, ऐसा भी नहीं है। आइडेंटिकल वीएम्स बन रही हैं। वर्चुअल मशीन स्केल सेट also automatically deploy a load balancer to make sure that our resources are being used efficiently। तो ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमारे पास इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। मेरे पास 1000 वर्चुअल मशीन्स हैं, तो ये नहीं कि 100 पे ठीक ठाक ट्रैफिक हो, 900 ऐसे आइडल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ लोड वो सारी वर्चुअल मशीन्स पर यानी डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके लिए ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का भी ख्याल रखें, ताकि हमारी सारी वर्चुअल मशीन्स एट द सेम टाइम बिजी हों हमारी ट्रैफिक को, लोड को हैंडल करने में। अब ये देख लें, आगे मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि क्रिएट अ वर्चुअल मशीन स्केल सेट। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें ये 2 किस्म के मोड हैं। ऑर्केस्ट्रेशन मोड, अचीव हाई अवेलेबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स।
और यूनिफॉर्म ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड्स। तो यहाँ पर इसके बाद ये देख लें स्केलिंग मोड भी है और मैंने यहाँ यही सिलेक्ट किया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है। और इसके बाद है इंस्टेंस काउंट, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैंने अब 10 रखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है, जिस वक्त मैं ये स्केल सेट बनाऊंगा तो मेरी 10 वर्चुअल मशीन्स, स्केलेबल वर्चुअल मशीन्स बन जाएंगी। एज़्योर जो है उसी स्केल सेट में 10 वर्चुअल मशीन्स बना देगा। और यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मैं 100 करता हूँ तो 100 वर्चुअल मशीन्स बन जाएगी। तो ये है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। हाई अवेलेबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन्स वन गो में अगर बनाना चाहूँ तो मैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट को यूज कर सकता हूं। और यहां पर आपने अपने वर्चुअल मशीन या इंस्टेंसेस का नंबर देना है, कितनी आप बनाना चाहते हैं। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट की मदद से हम यानी लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स वन गो में ऑटोमेटिकली बना देते हैं। यहां पर देखें मैंने हेडलाइन के तौर पर, ताकि आपको याद रहे कि विद वर्चुअल मशीन स्केल सेट वी कैन स्केल अप टू 2000 वर्चुअल मशीन्स एट वन टाइम। ठीक है, बिलिंग आपको वर्चुअल मशीन स्केल सेट की नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं अगर वापस जाऊं तो जिस वक्त हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट बनाते हैं तो स्केल सेट की अलग से बिलिंग नहीं होती। बिलिंग आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स की ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप 2000 तक वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो स्केल सेट की मदद से ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। और एज़्योर सारा काम ऑटोमेटिकली करेगा, खुद ब खुद प्रोविजन करेगा। सारी आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन्स होंगी और स्केलेबल होंगी, हाईली अवेलेबल होंगी। तो हाँ, हमें 2000 वर्चुअल मशीन्स के मुताबिक जो है फिर हमारी जो मंथली कॉस्ट आएंगी वो हमें देनी होगी। दूसरी चीज है वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट्स। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों चीजें हैं। एक है वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स और दूसरा है वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट्स। तो दोनों का डिफरेंस भी मैंने इधर आगे बताया हुआ है। तो वैसे पर्पस दोनों का यही है कि आइडेंटिकल वर्चुअल मशीन्स को प्रोविजन करना ऑटोमेटिकली, लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को। द अवेलेबिलिटी सेट इज a tool to help us build a more resilient, highly available environment. Azure makes sure that virtual machines we place within an availability set run across multiple physical servers, compute racks, storage units and network switches. तो अब जी डिफरेंस क्या हो गया स्केल सेट्स में और अवेलेबिलिटी सेट में। मिसाल के तौर पर मैं 10 वर्चुअल मशीन्स बनाता हूं स्केल सेट को यूज करते हुए, तो हो सकता है कि वो एज़्योर जो है वो एक ही नोड पर वो 10 की 10 वर्चुअल मशीन्स बना दे। हाँ, अगर वो नोड डाउन हो गया तो मेरी 10 की 10 वर्चुअल मशीन्स डाउन हो सकती हैं। और अवेलेबिलिटी सेट्स को अगर मैं यूज करता हूं और 10 वर्चुअल मशीन बनाता हूं तो एज़्योर वो 10 वर्चुअल मशीन डिफरेंट फिजिकल सर्वर्स पर बनाएगी, डिफरेंट रैक्स होंगे और उनके साथ डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच होंगे, ताकि किसी भी सूरत में वो मेरी वर्चुअल मशीन्स हरगिज डाउन ना हो, हाईली अवेलेबल हो। तो तब हम अवेलेबिलिटी सेट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्केल सेट में एज़्योर एक ही फिजिकल सर्वर पर वो सारी वर्चुअल मशीन्स एक ही फिजिकल रैक में बना सकता है और उनके साथ एक ही नेटवर्क स्विच अटैच होता है। अवेलेबिलिटी सेट में वो वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट किस्म के रैक्स में डिफरेंट किस्म के सर्वर्स और जिनके साथ डिफरेंट किस्म के नेटवर्क स्विचेस अटैच हों, ताकि अगर कोई एक आध खराब हो तो दूसरा तो अवेलेबल हो, दूसरा खराब हो तो तीसरा तो अवेलेबल हो। तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम एज़्योर की वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी सेट्स को यूज कर सकते हैं। इफ अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर हैपेंस, only a subset of our virtual machines are impacted and the overall solution stays operational. तो ये एक्चुअली में नतीजा क्या है कि हमारी एप्लीकेशंस, हमारा सॉल्यूशन वो किसी भी सूरत में डाउन नहीं होता, क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन्स डाइवर्सिफाई हो जाती हैं और उनको बिखेर दिया जाता है मुख्तलिफ रैक्स में, सर्वर्स में, मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क स्विचेस उनके साथ अटैच हैं। तो किसी भी सूरत में हमारी वो वर्चुअल मशीन्स डाउन नहीं होती। तो ये है अवेलेबिलिटी सेट। आपको की डिफरेंस समझ आ गया। स्केल सेट में हो सकता है मेरी वो 10 वर्चुअल मशीन्स एक ही रैक में एक ही सर्वर पर बन जाए। अवेलेबिलिटी सेट में वो 10 वर्चुअल मशीन्स
डिफरेंट 3-4 रैक्स में 3-4 सर्वर्स में 2-2 करके एज्योर बनाएगा। तो उसमें क्या है, हमारी वर्चुअल मशीन्स हाईली अवेलेबल रहेंगी। कोई एक आध रैक में नेटवर्क का इशू आ गया तो मेरी 6-7 जो दूसरी वर्चुअल मशीन्स हैं वो हमेशा अप रहेंगी और उनके साथ हमारा सोल्यूशन भी अप रहेगा। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, स्केल सेट्स, अवेलेबिलिटी सेट्स। अब आ गया फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन्स। दो किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं और ये सीखना बहुत जरूरी है। इन अवेलेबिलिटी सेट्स द वर्चुअल मशीन्स आर ग्रुप्ड इनटू डोमेन्स, ठीक है। अब ये इसका ताल्लुक स्केल सेट से नहीं है, समझ आ रही है ना आपको? स्केल सेट्स की कहानी खत्म। अब हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं अवेलेबिलिटी सेट्स के लिहाज से, ठीक है, कि किस तरह हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हाईली अवेलेबल होती हैं। तो ग्रुपिंग की होती है अवेलेबिलिटी सेट्स में एज्योर ने। दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन्स। अब फॉल्ट डोमेन क्या होता है? फॉल्ट डोमेन क्या करता है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्डवेयर फेलियर्स। एक रैक डाउन हो गया तो हमारी वर्चुअल मशीन्स दूसरे रैक पर चल रही होंगी। दोनों रैक्स डाउन हो गए तो कम से कम तीसरा रैक होगा जिसपे हमारी कुछ वर्चुअल मशीन्स चल रही होंगी। तो ये काम किसका है? ये फॉल्ट डोमेन का है अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर। ईच फॉल्ट डोमेन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट रैक। आसान अल्फाज में अब मैंने ये लिखा है कि एक फॉल्ट डोमेन से मुराद एक रैक है जहां पर हमारा नोड है जिसके ऊपर हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं। माजरत के साथ बहुत चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाज में ये समझा सकूं कि एक फॉल्ट डोमेन से मुराद एक फिजिकल रैक है। ये आप जहन में बिठा लें। फॉल्ट डोमेन मींस अ फिजिकल रैक, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 10 वर्चुअल मशीन्स बनाता हूं और मैं 3 फॉल्ट डोमेन सेलेक्ट करता हूं तो क्या मुराद हुआ? इससे मुराद ये हुई कि 3 किस्म के रैक्स पर मेरी 10 वर्चुअल मशीन्स बनेगी। 3 एक पर, 3 एक पर, 4 तीसरे पर। अब मिसाल के तौर पर एक रैक फेल हो जाता है तो मेरी 7 वर्चुअल मशीन्स हर वक्त चल रही होंगी। तो ये है फॉल्ट डोमेन। If we have two fault domains, it means our virtual machines will be created in two different racks. ठीक है, दो फॉल्ट डोमेन्स। आगे हम हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम कितने फॉल्ट डोमेन्स सेलेक्ट करते हैं। तो 4 वर्चुअल मशीन्स हैं और 2 फॉल्ट डोमेन्स हैं तो 2 एक पे बनेगी, 2 दूसरे पे बनेगी। एक फॉल्ट डोमेन या एक रैक डाउन हो गया, दूसरा यानी 2 वर्चुअल मशीन्स हमारी हर वक्त रहेंगी। अच्छा, और इसके बाद है अपडेट डोमेन। फॉल्ट डोमेन की आपको समझ आ गई कि एक फिजिकल रैक होता है। अपडेट डोमेन एक लॉजिकल ग्रुप है, फॉल्ट डोमेन एक फिजिकल ग्रुप है। अपडेट डोमेन एक लॉजिकल ग्रुप है कि जिसमें लॉजिकली वर्चुअल मशीन्स को इकट्ठा किया जाता है। दैट Azure uses to manage updates and reboots in a controlled manner। और फिर अगर मिसाल के तौर पर मैं अपडेट डोमेन्स बनाता हूं तो उसके अंदर भी वर्चुअल मशीन्स मैं डालूंगा, यानी उस अपडेट डोमेन में जो वर्चुअल मशीन्स होंगी वो एट द सेम टाइम रिबूट भी होंगी, अपडेट भी होंगी। तो ये एक लॉजिकल ग्रुप है जो कि Azure खुद बनाता है। ensures rolling updates don't take down all virtual machines at once। अब इसका फायदा क्या है? मेरी अगर 100 वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है, और वो सब यानी मिसाल के तौर पर उनमें कोई अपडेट करनी है, मैंने कोई वर्जन अपग्रेड करना है, तो क्या ख्याल है मैं 100 की 100 को एट द सेम टाइम डाउन करूंगा? नहीं, उसके लिए मुझे अपडेट डोमेन्स चाहिए होंगे। और अपडेट डोमेन्स मिसाल के तौर पर मैं 10 बनाता हूं तो क्या मतलब है कि 10 ग्रुप्स बन जाएंगे और हर अपडेट डोमेन में 10 वर्चुअल मशीन्स होंगी, ठीक है। हर अपडेट डोमेन में 10 वर्चुअल मशीन्स होंगी और Azure जो है वो एट वन टाइम एक ही अपडेट डोमेन को डाउन करेगा। तो क्या मतलब है कि मेरी 90 वर्चुअल मशीन्स हर वक्त चल रही होंगी, सिर्फ 10 पे अपडेट्स होंगी, 10 रीबूट होंगी। ये है अपडेट डोमेन्स के लॉजिकली ग्रुप्स में वर्चुअल मशीन्स को बांट देना। और फॉल्ट डोमेन फिजिकली वर्चुअल मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रैक्स में। फॉल्ट डोमेन से ताल्लुक हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से है, हमारी
वर्चुअल मशीन्स रैक्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और अपडेट डोमेन्स का हमारा यानी एक वर्चुअली ग्रुपिंग होती है जिसमें हमारी वर्चुअल ग्रुप्स बनते हैं, ताकि जिस वक्त कोई अपडेट्स हो तो सारी वर्चुअल मशीन्स एकदम ही रिबूट ना हो जाएं या एकदम ही डाउन ना हो जाएं। तो ये एज़ोर हमारी आसानी के लिए और हमारी एप्लीकेशंस को हर वक्त हाईली अवेलेबल रखने के लिए उसने ये लॉजिकल ग्रुपिंग की है। भाई अगर तुम्हारी 100 वर्चुअल मशीन्स हैं, 100 की 100 को एक दफा डाउन ना करो। तुम्हारी मैं मदद करता हूँ, अपडेट डोमेन्स बनाओ, मैं उनको लॉजिकली उन अपडेट डोमेन्स में रख लूंगा। आपने अपडेट डोमेन 1 सेलेक्ट करना है तो सिर्फ वही वर्चुअल मशीन्स डाउन होंगी जो उस अपडेट डोमेन के अंदर हैं। आपने अगर अपडेट डोमेन 2 सेलेक्ट किया है तो सिर्फ वही वर्चुअल मशीन्स डाउन होंगी जो उस अपडेट डोमेन के अंदर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आसान अल्फाज में फॉल्ट डोमेन्स का ताल्लुक फिजिकल रैक से है। हमारी वर्चुअल मशीन्स फिजिकली रैक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अपडेट डोमेन्स का ताल्लुक वो वर्चुअल ग्रुप से है। ये एज़ोर हमारी वर्चुअल मशीन्स को वर्चुअली उनके ग्रुप्स बनाता है, ताकि किसी भी किस्म की अपडेट्स के सिलसिले में या रीबूट्स में हमारी सारी वर्चुअल मशीन्स एकदम ही डाउन ना हो जाएं। इसका नुकसान हमें है, क्लाइंट्स को है, हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, हमारा यानी हमारी एप्लीकेशंस डाउन होंगी। तो क्या हुआ कि अगर हमने वर्चुअल मशीन को रीबूट करना है या डाउन करना है किसी भी यानी मेंटेनेंस की एक्टिविटी में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी चंद वीएम्स डाउन हो, बाकी हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी एप्लीकेशंस वो दूसरी वर्चुअल मशीन्स पर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएं और हमारी किसी किस्म का डाउन टाइम एप्लीकेशंस कभी भी डाउन ना हो। ये है फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन। ठीक है, फॉल्ट डोमेन फिजिकल ग्रुपिंग, अपडेट डोमेन लॉजिकल ग्रुपिंग। क्रिएट अवेलेबिलिटी सेट्स। अब यहाँ पर देखें मैंने 2 फॉल्ट डोमेन सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपडेट डोमेन्स 4 सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, इस अवेलेबिलिटी जोन में मैं 100 बनाने जा रहा हूं। तो क्या होगा कि 25 एक रैक में, सॉरी 50 एक रैक में और 50 दूसरे रैक में, इस तरह बनेगी। ये 2 हो गए फॉल्ट डोमेन्स, यानी 50 एक फिजिकल रैक में, 50 दूसरे फिजिकल रैक में। और इसके बाद अपडेट डोमेन्स 4 हैं, तो मतलब 4 लॉजिकल ग्रुप्स बन जाएंगे, डोमेन 0, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, और 25 25 25 25 चारों यानी लॉजिकल ग्रुप्स में वर्चुअल मशीन्स ऐसे ग्रुप बन जाएगा उनका। अब मैंने अगर रिबूट करना है या कोई मेंटेनेंस करनी है, तो मैं अगर अपडेट डोमेन 0 सेलेक्ट करूंगा तो मेरी कितनी वर्चुअल मशीन्स डाउन होंगी? सिर्फ 25, बाकी 75 जो है वो चलती रहेंगी। अगर आप समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी नहीं तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह वहाँ भी बताऊंगा और ज़्यादा डिटेल में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे आसान अल्फाज में फॉल्ट डोमेन्स का ताल्लुक जो है वो फिजिकल रैक से है, और अपडेट डोमेन्स का ताल्लुक जो है वो वर्चुअल ग्रुपिंग से है। अब 100 वर्चुअल मशीन्स हैं, 2 फॉल्ट डोमेन्स हैं, तो इसका मतलब 50 एक रैक में और 50 दूसरे रैक में, और अपडेट डोमेन्स 25 25 25 25 4 ग्रुप्स बन जाएंगे और 25 25 वर्चुअल मशीन्स हर ग्रुप में एज़ोर खुद ब खुद असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता भी दिया है। और यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने वो किया है कि आप जो है 2000 वर्चुअल मशीन्स तक जो है वो बना सकते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट से। और अवेलेबिलिटी सेट्स जो हैं वो ऑफर हाई अवेलेबिलिटी ओनली। ठीक है, इनका ताल्लुक जो है वो आपकी एप्लीकेशन किसी सूरत में डाउन ना हो, हाईली अवेलेबल हो, तो आप जो है अवेलेबिलिटी सेट्स को यूज करें। अच्छा, यहां पर एक और बात, पे ओनली फॉर कैपेसिटी यू यूज वाइल मिक्सिंग वर्चुअल मशीन साइजेस, जोन्स एंड फॉल्ट डोमेन्स। ठीक है, जो आप कैपेसिटी यूज करेंगे आपको वही चार्जेस देने होंगे। आप पर एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी सेट्स बनाने के या स्केल सेट्स बनाने के कोई पैसे नहीं है, आपने सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के देने हैं। तो 2000 वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो पैसे भी ठीक ठाक बनेंगे। ठीक है, आगे मजीद आपको एक्सप्लेन यहाँ पर मैंने कर दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है, अब इंशाल्लाह मजीद समझ आ जाएगी आपको। इफ वी डिप्लॉय 4 VMs इन एन अवेलेबिलिटी सेट
with two fault domains. तो क्या मतलब है, दो एक डोमेन फॉल्ट डोमेन में, दो दूसरे फॉल्ट डोमेन में, दो वर्चुअल मशीन्स रैक 1 में, दो वर्चुअल मशीन्स रैक 2 में, और अपडेट डोमेन्स 4 बन जाएंगे। हर अपडेट डोमेन में एक वर्चुअल मशीन है, क्योंकि हैंग 4 वर्चुअल मशीन्स और अपडेट डोमेन्स अगर मैंने 4 बनाए हुए हैं, हर वर्चुअल मशीन जो है ना वो एक डोमेन में आ जाएगी। इसके बाद डिफरेंस स्केल सेट्स वर्सेस अवेलेबिलिटी सेट्स के in a nutshell, scale sets are identical virtual machines for load balancing, whereas availability sets have virtual machines for high availability. अगर आपको लोड बैलेंसिंग चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप स्केल सेट्स बनाएं, और अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप अवेलेबिलिटी सेट्स बना लें। Scale sets have all virtual machines as identical. However, availability sets can have different virtual machines connected with different networks. ठीक है, scale sets are focused on performance and availability sets are focused on high availability. तो ये की differences हैं scale sets और availability sets में। और आगे मजीद जो है ना मैंने ये भी बता दिया है, वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ स्केल और अवेलेबिलिटी सेट्स, वी ओनली हैव टू पे फॉर द वर्चुअल मशीन्स, कि हमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के पैसे देने होंगे, स्केल सेट्स या अवेलेबिलिटी सेट्स बनाने के कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, वो हमारी आसानी के लिए है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि स्केल सेट्स किन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है और अवेलेबिलिटी सेट्स किन एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर हमारी वेब एप्लीकेशंस हैं दैट एक्सपीरियंस फ्लक्चुएटिंग ट्रैफिक, तो उसके लिए हम स्केल सेट्स बना सकते हैं, या फिर हमारी अगर बिग डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस है तो उसके लिए भी स्केल सेट्स सूटेबल है। और अवेलेबिलिटी सेट की एग्जांपल क्या है, सिस्टम्स दैट ट्रैक एंड मैनेज एयरक्राफ्ट इन रियल टाइम नीड टू बी हाईली अवेलेबल। अब ऐसे सिस्टम्स जहां पर हर वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, तो हमारे सिस्टम्स भी हाईली अवेलेबल हों, तो उन केसेस में हम एज़्योर के अवेलेबिलिटी सेट्स को यूज करें। अच्छा जी, इसके बाद है लिफ्ट एंड शिफ्ट, बड़ी प्यारी टर्म है, और इससे मुराद ये है कि वी कैन मूव अवर फिजिकल ऑन प्रेम सर्वर्स टू द एज़्योर क्लाउड। ये है लिफ्ट एंड शिफ्ट। अगर हमारे फिजिकल सर्वर्स हमारे ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में हैं और उनको हम एज़्योर क्लाउड पर यानी भेजना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम ऑन प्रेम से हम क्लाउड की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, और इस टर्म को कहते हैं लिफ्ट एंड शिफ्ट। We can create an image of the physical server and host it within a VM on Azure with little or no changes, and this process is known as lift and shift. हमारे जो फिजिकल सर्वर्स हैं हम उनके इमेजेस बनाएं, ठीक है, इमेजेस मतलब टेम्पलेट्स, और उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करते हुए हम वही आइडेंटिकल किस्म के वर्चुअल मशीन्स हम एज़्योर पर बना सकते हैं। ये है लिफ्ट एंड शिफ्ट। विद लिटिल और नो चेंजेस से मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ आईपी चेंज हो सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि हम ऑन प्रेम से एज़्योर पर जा रहे हैं, तो हमारे आईपी एड्रेस और डोमेन्स और हमारी जो लोकेशन है वो चेंज होगी, बाकी हमारी एप्लीकेशंस, हमारा डाटा वही रहेगा। इसके बाद है जी एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप। ये भी एक कंप्यूट सर्विस है एज़्योर की, and it allows us to access visualized Windows desktops and applications from any device. हम अपने यानी एक जिस तरह आपने अगर रिमोट डेस्कटॉप यूज किया है, रिमोट डेस्कटॉप से हम अपनी रिमोट वर्चुअल मशीन्स, विंडोज वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास वर्चुअल डेस्कटॉप भी है, और हमारे पास एक विंडोज का वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आ जाता है, जो कि हम किसी भी डिवाइस से उनको एक्सेस कर सकते हैं एज़्योर की वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस को यूज करते हुए, एज इफ दे वर रनिंग डायरेक्टली ऑन योर ओन कंप्यूटर। और हमारे लिए एक्सपीरियंस ऐसे ही है जिस तरह हमारे पास या हमारे सिस्टम के ऊपर ये वर्चुअल मशीन चल रही है, बट इट इज होस्टेड इन द क्लाउड, वैसे वो एज़्योर के क्लाउड पर चल रही होती है। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिजिकल कंप्यूटर, we can access a virtualized version of Windows through a web browser or a dedicated client on our device. ठीक है, उस क्लाइंट को हम इंस्टॉल कर लें, या हम अपने वेब ब्राउजर क्रोम पर भी अपनी विंडोज की मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। इस सर्विस को कहते हैं एज़्योर
वर्चुअल डेस्कटॉप। इसके बाद है जी रन कंटेनर्स ऑन एज्योर। क्या हम अपने डॉकर कंटेनर्स को एज्योर के क्लाउड पर चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हैं, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस की सर्विस से। ठीक है, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस एक सर्विस है which offers the fastest and simplest way to run a container in Azure। अगर आप क्लाउड पर Azure पर कंटेनर्स चलाना चाहते हैं तो आप मैनेज सर्विस है Azure कंटेनर इंस्टेंसेस की, उसको यूज कर लें। With Azure Container Instances, we can run a serverless container service that allows us to run containers without managing the underlying infrastructure। और इसी तरह अगर मैनेज कुबरनेटिस क्लस्टर्स चलाने हैं तो हम Azure की कुबरनेटिस सर्विस को यूज कर सकते हैं AKS, और ये उन कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, उन कंटेनर्स की ऑर्केस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, और which manages the life cycle of containers। तो ये हम डीपली नहीं जा रहे क्योंकि फंडामेंटल्स है, सिर्फ और सिर्फ हम इनकी डेफिनेशन या ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो कंटेनर्स चलाने हैं तो कंटेनर इंस्टेंसेस, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस की सर्विस यूज करें। मैनेज क्यूबरनेटिस क्लस्टर चलाने हैं तो AKS। और इसके बाद है अगर डायरेक्टली एप्स हम चलाना चाहें एज्योर पर तो उसके लिए है एज्योर app service, and it's a robust hosting option that we can use to host our apps directly on Azure। एक तो है ना हम अपनी वर्चुअल मशीन्स चलाएं और उन पर एप्स वगैरह को रन करें, हम अपनी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली, जावा की एप्लीकेशन है, नोड की है या सिंपल वेब एप्लीकेशन है, तो डायरेक्टली Azure की ऐप सर्विस को यूज करते हुए भी हम Azure पर अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। और आगे इट्स अ HTTP based service for hosting web applications, REST APIs and mobile backends, और मल्टीपल लैंग्वेजेस को Azure ऐप सर्विस सपोर्ट करती है, जैसे .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP और Python। और सेकंड लास्ट Azure Functions, जो कि सर्वलेस कंप्यूटिंग है। जिस तरह AWS में आपने AWS की लैम्डा सर्विस का नाम अगर सुना है, तो इसी तरह हमारे पास Azure में फंक्शन है। Azure फंक्शंस एक सर्वलेस कंप्यूटिंग है Azure की, और इसमें हमें वर्चुअल मशीन्स या कंटेनर्स वगैरह नहीं बनाने होंगे। Azure functions run our code when it triggers and automatically deallocates resources when the function is finished। जिस वक्त हम किसी फंक्शन को चलाएंगे तो हमें उस फंक्शन के तहत रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो हमारा फंक्शन खत्म होगा, रिसोर्सेज हमारे डी एलोकेट हो जाएंगे। ये है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। और लैब टाइम, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट वर्चुअल मशीन। अपनी पहली वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो ये जी देखें, मैं अपने पोर्टल पर लॉग इन हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं क्रिएट अ रिसोर्स। ठीक है, कैसे आपने Azure पर साइन अप करना है ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह एक फ्री टियर का अकाउंट, वो सारी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। और यहाँ पर देख लें, कोई भी आपने रिसोर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं इधर। ठीक है, और क्योंकि हम एक वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो अब मेरे पास एक नई स्क्रीन आ गई है, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पर अब देख लें बहुत सारी ऑप्शंस है मेरे पास, डिस्क्स, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें, और इसके बाद रिव्यू प्लस क्रिएट। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और इधर देख लें हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आती हैं जिस वक्त हम किसी भी किस्म की वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करते हैं। तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर देख लें मेरे पास सब्सक्रिप्शन कौन सी है, पे एज यू गो है। अगर आपके पास और सब्सक्रिप्शन है तो आप उस सब्सक्रिप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये रिसोर्स उसी सब्सक्रिप्शन में बनेगा। और इसके बाद एक रिसोर्स ग्रुप है, जैसे मैंने ये एक बनाया हुआ है कि ऑल डेवऑप्स रिसोर्सेज, ये एक पहले से बना हुआ है। अगर आप नहीं तो यहाँ पर आसानी से क्रिएट न्यू, नया रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं और यहाँ पर नाम देंगे और वो रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा। क्रिएट न्यू की यहाँ पर ऑप्शन थी। इसके बाद मजीद नीचे आता हूं मैं, तो यहाँ पर आपके पास वर्चुअल मशीन का नाम जैसे डेवऑप्स VM। ठीक है,
और यहाँ पर आपने रीजन सेलेक्ट करना है। किस तरह जो है हम किसी और रीजन में अगर बनाना चाहें तो हमारे पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो रीजन एक फिजिकल लोकेशन है। मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर सेंट्रल यूएस। यहाँ पर अगर मैं मजीद कोई और अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर सेल्फ सेलेक्टेड जोन या एज्योर सेलेक्टेड जोन। तो एज्योर सेलेक्टेड जोन में एज्योर खुद जो है वहाँ पर आप वो अपनी मर्जी से वर्चुअल मशीन किसी अपने यानी जो पसंदीदा अवेलेबिलिटी जोन होगा वहाँ पर वो बनाएगा। सेल्फ सेलेक्टेड जोन करता हूँ तो मैं अपना मर्जी का जोन दे सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मजीद ऑप्शन आ जाएगी, भाई नहीं जोन 3 में बनाओ, ठीक है। ऐसे मैं अपनी मर्जी का जोन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह हम यहाँ पर सिक्योरिटी टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा भी टाइप्स हैं और इसके बाद सी ऑल इमेजेस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर यूबुंटू है, डेबियन है। यहाँ पर मैं और मार्केट प्लेस से भी सर्च कर सकता हूँ। और यहाँ यूबुंटू अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ 20.04 LTS। तो इसमें आगे मजीद भी मेरे पास ये ऑप्शन है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर देख लें वर्चुअल मशीन मेरा जो यूबुंटू इमेज है वो सेलेक्ट हो गया है और इसका आर्किटेक्चर 64 बिट है। और इसके बाद उसका साइज जो साइज मैं चेंज करूंगा मेरे पास मंथली कॉस्ट भी यहाँ पर चेंज होती जाएंगी। और जिस तरह यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर मेरे पास मंथली कॉस्ट भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह अगर मिसाल के तौर पर मैं सबसे लोएस्ट वाली ये वाली बनाता हूँ जिसकी सिर्फ और सिर्फ 4.56 मंथ डॉलर पर मंथ है, मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद SSH पब्लिक की या पासवर्ड, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रन टाइम के लिए पासवर्ड ही सेलेक्ट करता हूँ। वैसे पासवर्ड रिकमेंडेड तरीका नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ डेवऑप्स मौलवी अपना यूज़र और यहाँ पर मैं पासवर्ड देता हूँ जो मेरी VM का होगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। अब इस वर्चुअल मशीन पे मैं सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन कर सकता हूँ। और यहाँ पर सेलेक्टेड पोर्ट्स में मैंने SSH पोर्ट को अलाउ कर दिया, ठीक है। और मजीद आगे जो है ना वो हम देख सकते हैं कि अगर डिस्क्स इसके साथ मजीद अटैच करनी है तो वो मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ूंगा जो इसके पास है, यानी 30 GB। यहाँ पर जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट डिस्क स्पेस है वो 30 GB है। और इसी तरह आगे मजीद नेटवर्किंग ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा जो मेरे पास है। और आगे फाइनली मैं क्लिक करता हूँ रिव्यू प्लस क्रिएट की तो मेरा वर्चुअल मशीन जो है ना वो क्रिएट होने लग जाएगा। तो देखें वैलिडेशन पास हो गई और इसके बाद ये प्राइस भी आ गई मेरे पास जो पर आवर मुझे चार्जेस पड़ेंगे इस वर्चुअल मशीन के। और फाइनली जो है मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो मेरी वर्चुअल मशीन बन जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पर। अब यहाँ पर देख लें इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, इनिशियलाइजिंग टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट टू रिसोर्स ग्रुप ऑल डेवऑप्स रिसोर्सेज। तो ये वर्चुअल मशीन मेरी ऑल डेवऑप्स रिसोर्सेज वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेगी। इसके बाद मैं पोर्टल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वर्चुअल मशीन्स और यहाँ पर फाइनली मेरी वर्चुअल मशीन आ गई है। देख लें डेवऑप्स VM बन गई है। और मज़ीद इसकी आगे डिटेल्स यहाँ से मुझे पता चल जाएंगी कि इसका IP एड्रेस और ये कहाँ बनी है, ये देख लें लोकेशन। और इसी तरह ये सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो मॉडल। और ये देखें हमारे पास ये भी नोटिफिकेशन आ गया कि डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, यानी आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो बन गई है। और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास मज़ीद उसकी इंफॉर्मेशन, ये वाला पब्लिक IP है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस IP से अगर लॉगिन करना चाहूँ वर्चुअल मशीन पर और यहाँ पर मैं इसका IP देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर देख लें ये मुझसे मांगेगा यूज़र नेम और इसके बाद पासवर्ड। और ये देखें मैं अपनी वर्चुअल मशीन में लॉगिन हो गया और मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो एज़्योर पर चल रही है।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और देख भी लिया कि किस तरह हमने एक वर्चुअल मशीन जो है वो एज्योर पर बनाई है। वैसे ये सिर्फ बेसिक्स थी, बहुत सारी डीप चीज़ें जो है ना वो हमने अभी डिस्कस नहीं की। वो इंशाल्लाह हम एज्योर एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर वाले कोर्स में इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे, वन बाय वन हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।